नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी पेपर 2 बीए फिफ्थ सेमेस्टर के यूनिट संख्या 1 के अध्याय संख्या 2 के बारे में, यानी यूनिट नंबर 1 आज की वीडियो के माध्यम से हम समाप्त करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने अध्याय संख्या 1 को बहुत ही विस्तार से देखा और उससे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस बन सकते थे चैप्टर 1 से, उसको भी आपने विस्तार से देखा। लगभग 25 क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ आप लोगों ने समझा। अब हम चर्चा करेंगे अध्याय संख्या 2 के बारे में, चैप्टर संख्या 2 के बारे में, और चैप्टर संख्या 2 को हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा रिमोट सेंसिंग के अर्थ के बारे में, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, रिमोट सेंसिंग की परिभाषा, रिमोट सेंसिंग की विशेषताएं, उसका महत्व, उसका स्कोप और उसके प्रकार को आपने देखा। कई प्रकार, कई आधारों पर जो बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ उसको मैंने बताया बहुत ही सरल भाषा में और उदाहरणों के साथ समझा करके आपको बताया। दूसरा जो चैप्टर है आपका बीए फिफ्थ सेमेस्टर के जियोग्राफी के पेपर नंबर 2 में, वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग, या फिर इसी को और थोड़ा सा बढ़ा दें तो उपग्रह के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ सैटेलाइट्स। ये अलग अलग टॉपिक है अपने आप में, लेकिन इन दोनों टॉपिक को मैं एक ही वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि छोटी छोटी वीडियोस बहुत हो जाएंगी। आप कम से कम वीडियोस में आप संपूर्ण सिलेबस को कवर कर पाए, यह उद्देश्य के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। चलिए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सुदूर संवेदन का ऐतिहासिक विकास कैसे कैसे हुआ, सुदूर संवेदन कब शुरू हुआ, कहां पर शुरू हुआ, इसका विकास समझते हैं। और उसके बाद में टाइप ऑफ जो है सैटेलाइट्स, यानी कृत्रिम उपग्रह के प्रकार। सबसे पहले जो शुरू होता है दौर, प्रारंभिक दौर शुरू होता है बाबू, इसका प्रारंभिक दौर शुरू होता है रिमोट सेंसिंग का। बिफोर सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट के पहले का जमाना। कैसे लोग जान पाते थे सैटेलाइट जो आज काम कर रहे हैं, पहले वो काम कैसे होते थे? देखिए, पहला पॉइंट, जब हम बात सुदूर संवेदन की करें तो सुदूर संवेदन की शुरुआत मानव सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था से मानी जाती है। सुदूर संवेदन की सभ्यता, आप देखते सुदूर संवेदन की जो शुरुआत है मानव सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था से मानी जाती है, जब मनुष्य पहाड़ियों या ऊंचाई से अपने आसपास की स्थिति का निरीक्षण करता था। ठीक है, कहां से? पहाड़िया ऊंचाई से अपने आसपास के इलाकों को देखता था। पहाड़ी पर खूब ऊंचाई पर चढ़ जाते थे मनुष्य और वहां से देखते थे, तो फिर उस चीज का अवलोकन अच्छे तरीके से कर पाते थे, बहुत बड़े क्षेत्र को देख पाते थे। ठीक है, उसको अपने दृष्टि में संयोज सकते थे या संजो सकते थे। एक ऐसा, यानी आंखों के माध्यम से हम फोटो क्लिक करते थे। लेकिन आजकल क्या है, हम ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ा दिए, फिर वहां उसमें कैमरा बांध दिए, वो कैमरा खींच के फोटो ले रहा है। या ऐसे कृत्रिम उपग्रह जिसको हमने छोड़ दिया, ऊपर उड़ रहा है और वो फोटो ले रहा है पूरे की पूरी पृथ्वी का। तो ये काम पहले नहीं था टेक्नोलॉजी। तब हम लोग पहाड़ियों पर चढ़ करके, वृक्ष पर चढ़ करके और चीजों को देखते थे, तो फिर वहां से चीजें जो होती थी, बहुत बड़ी चीजें देखती थी, यानी कि पृथ्वी के बारे में तमाम जानकारी इकट्ठा होती थी। हम अपने पृथ्वी के आसपास की चीजों को बहुत कम देख पाते हैं, जैसे आगे देखें तो पीछे नहीं दिखाई पड़ेगा ऐसे, जब लेकिन हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से तमाम बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाई पड़ता है। ठीक है, जैसे जब आप कभी झूले पर बैठते होंगे, जैसे अयोध्या में सावन का इस समय मेला चल रहा होगा, बनारस में मेला चल रहा होगा, उसमें बड़ा वाला झूला जो ऊपर घुमाने वाला होता है, ऐसे उस पर बैठे तो सब जब सबसे ऊपर पीक पॉइंट पर जाता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां से अयोध्या की तमाम मंदिर दिखती, बहुत मंदिरें दिखती हैं। तो आप कभी अपने घर पे 2-3 मंजिले का घर आपका है, उस पर आप चढ़ते हो तो आपको आपके गांव के तमाम चीजें दिख जाती हैं, जो आपको पृथ्वी के धरातल से नहीं दिखती हैं। ठीक है, जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो दिखती है वो। तो इस तरीके से हम जो है रिमोट सेंसिंग का प्रयोग पहले भी करते थे, लेकिन वो यंत्र नहीं थे। ठीक है, निरीक्षण करते थे। जो आज रिमोट सेंसिंग कर रहा है वो हम ऐसे करते थे, पेड़ पर चढ़ करके। फिर दूसरा समय आया, दूसरी बात क्या है, आधुनिक सुदूर संवेदन का आरंभ हुआ। आधुनिक सुदूर संवेदन का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ, जब हॉट एयर बलून गुब्बारे के माध्यम से भूमि की तस्वीरें ली जाने लगी। किससे? बैलून के माध्यम से, गुब्बारों के माध्यम से फोटो खींची जाने लगी। भूमि की तस्वीर गुब्बारे में कैमरा लगा करके और फोटो खींची जाने लगी। ठीक है, वो समय आया। फिर तीसरा समय आता है 1860 में। 1860 ईस्वी की अगर बात की जाए, 1860 ईस्वी में अमेरिकी गृह युद्ध हो रहा था, अमेरिकन सिविल वार चल रहा था। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान पहली बार सैन्य उद्देश्यों से हवाई फोटोग्राफी का प्रयोग हुआ, और इसके बाद में हवाई फोटोग्राफी का प्रयोग हुआ।
और फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर यानी वायविक फोटो जो है जिसको आप कहते हैं उसी को हवाई फोटो कहते हैं। 1860 में अमेरिका में अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान ऐसा किया गया। फिर और समय बीतता गया और दूसरा युग आता है, वो है वायुगतिकीय युग। वायुगतिकीय युग का मतलब क्या होता है, यानी कि एरियल फोटोग्राफी यानी कि वायविक फोटो का युग आया, जिसमें हम वायु में फोटो खींचते हैं, यानी वायु में कैमरा सेट करके फोटो खींची जाती है, उसको वायविक फोटो कहते हैं। समय आता है 1903 का बाबू। 1903 ईस्वी में विमान की खोज हो जाती है, और जब विमान की खोज हो जाती है तो हवाई फोटोग्राफी को सुदूर संवेदन के रूप में तेजी से अपनाया जाना शुरू हो चुका है। क्योंकि हवाई जब जैसे हवाई जहाज का आविष्कार होकर विमान बन गए, तो उसी विमान में कैमरा लगा करके या उसी विमान में चढ़ करके फोटो खींची जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे चीजें विकास होती गई, यानी कि हवाई जहाज के विकास से भी जो है फोटोग्राफी का एक नया दौर शुरू हुआ, वायविक फोटो खींची जाने लगी। इसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में शुरू हुआ, 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध जो है चलता रहा। 4 वर्षों तक यह युद्ध हुआ है। ठीक है, इसमें विश्व के अलग अलग देश अलग अलग गुटों में बटे हुए थे, ये पूरा सिस्टम चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में हुआ और 1945 तक चलता रहा। इस विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्णतया अगर देखेंगे तो रिमोट सेंसिंग का पहली बार प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिक गतिविधियों के लिए हुआ, सैनिकों की अपने विपक्षी सैनिकों के बारे में जानने के लिए हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हवाई कैमरों का उपयोग जो है खुफिया सूचनाओं के लिए किया गया प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में। इसके बाद में 1950-60 का दशक शुरू होता है। इस दशक में ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन इंफ्रारेड फिल्म का प्रयोग शुरू हो गया। पहले ब्लैक एंड व्हाइट जो है फिल्म शुरू हुई, फिर उसके बाद में रंगीन फोटोग्राफी भी शुरू हो चुकी थी। पहले फोटो केवल जो है व्हाइट और सफेद कलर की आती थी, फिर बाद में क्या हुआ, व्हाइट और सफेद के बाद में और भी चीजें शुरू हो चुकी और उसमें तमाम प्रकार की और चीजें आने लगी। इस तरीके से ये विकास होता रहा। ठीक है, और प्रयोग शुरू हुआ रंगीन का इरा का। अब जो आज का युग है उसमें किस तरीके का विकास हो रहा है, इस तरीके से विकास हुआ। उपग्रह युग की शुरुआत होती है, सैटेलाइट इरा बिगिन, यानी शुरू होता है। ठीक है, सैटेलाइट का इरा, यानी कि जब से यहाँ पर कैमरा उड़ा करके एक पूरा सैटेलाइट है जो पृथ्वी को घूमता रहे, या चाहो इकट्ठा रोक दो जिसको, जो एक इकट्ठा नजर रखे रहेगा, एक घूमने वाला होता है जो सभी पृथ्वी पर नजर रखता है। ठीक है, उस तरीके से एक रुकने वाला होता है जो पृथ्वी के को देखता रहता है, एक ही स्थान पर देखता है, पृथ्वी से घूमती है उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है। 1957 ईस्वी का समय आता है। सोवियत संघ ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 जिसका नाम है उसको प्रक्षेपित किया, छोड़ा अपने यहाँ से, जिससे सैटेलाइट आधारित सुदूर संवेदन का युग शुरू हो गया। क्योंकि ये जो उपग्रह है ये ऊपर जाकर के जानकारी ग्रहण करते हैं, जानकारी देते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, और वहां पर जाकर के तमाम प्रकार की जानकारी पृथ्वी तक भेजते हैं। ये होते सुदूर संवेदन, पृथ्वी से तमाम उपग्रह छोड़े गए, कोई मंगल पर गया, कोई कहीं पर गया, वहां से वो जानकारी देते हैं। कुछ पृथ्वी के बारे में बताते हैं, कुछ मंगल के बारे में, कुछ चंद्रमा के बारे में, ऐसे तमाम उपग्रह है। ठीक है, उसी पे कैमरा बांध देते हैं, फिर तमाम प्रकार की और चीजें लगा देते हैं, मशीनें, वहां से वो सूचना देती रहती है। दूसरा पॉइंट ये है कि 1960 ईस्वी का समय आता है। 1960 में क्या हुआ कि अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया टीरोस 1, यानी कि इसको आप टेलीविजन इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहते हैं। टेलीविजन इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये मौसम संबंधी जानकारी भेजने वाला पहला उपग्रह बना, पहला सैटेलाइट बना। तो सैटेलाइट इस तरीके से शुरू होता है, और सैटेलाइट का एरा जब शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद में आता है 1972 का समय। 1972 ईस्वी का समय वह समय काल है जब क्या हुआ, नासा जो कि अमेरिकन एक कंपनी है, ठीक है, जो कि प्रक्षेपित करती है, अमेरिका की एक साइंस मतलब की वैज्ञानिकों की एक जो है संस्था है, संगठन है, जहां से हर चीज प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, नासा सबसे बड़ा माना जाता है। इसके द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि लैंडसैट 1, ठीक है, लॉन्च किया गया, जो पृथ्वी को देखता था, पृथ्वी को अवलोकन का उपग्रह, पृथ्वी को देखने वाला उपग्रह लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका नाम था लैंडसैट 1। ठीक है, इसने वर्णक्रमीय स्कैनर यानी कि मल्टी स्पेशल मतलब कि स्पेक्ट्रल स्कैनर, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर से डेटा भेजना शुरू किया। सबसे पहला उपग्रह ये था जिसमें कई उद्देश्य जो है इसमें शामिल थे और कई चीजों को इसने अपने आप में समाहित किया। इस तरीके से 1972 तक आते आते रिमोट सेंसिंग का जो एक प्रकार से जो एक आधुनिक युग है वो शुरू हो जाता है। और रिमोट सेंसिंग एक जबरदस्त सब्जेक्ट के रूप में, जबरदस्त तरीके के या जबरदस्त विधि के रूप में डेटा कलेक्शन का एक माध्यम बन जाता है, जो कि हर एक क्षेत्र में डाटा को इकट्ठा करने के लिए
जाना जाता है, विश्लेषण करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, विश्लेषण कौन करता है? जीआईएस करता है, लेकिन डाटा को इकट्ठा ये करता है। फिर शुरू होता है बेटा आधुनिक इरा, आधुनिक एज, मॉडर्न इरा। इसमें क्या होता है? अब सुदूर संवेदन उपग्रहों में हाइपर हाइपर स्पेक्ट्रल रेडार और थर्मल इमेजिंग सेंसर लगाए जाते हैं, जो कि जो भी चीजें हो जैसी जैसी की तैसी वैसी चीजें आपको मिल जाती हैं। यानी कई एक प्रकार से बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आ चुकी है अब। जैसे आप फोटो मोबाइल फोन में फोटो पहले वाले फोन में खींचते थे, उतना सही फोटो नहीं आती थी। आज का फोन में कैमरा में फोटो आप खींचो, जैसा कलर जिसका है वैसा ही कलर दिखता है। एक इफेक्टफुल चीजें उसमें थर्मल चीजें लगी हुई, थर्मल जो है स्पेक्ट्रल। भारत ने भी इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति करी है। IRS-1A ये एक प्रकार से पहला भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह, यानी कि जो है रिमोट सेंसिंग करते हुए उपग्रह लॉन्च किया गया, सैटेलाइट लॉन्च की गई 1988 में, इसको प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, किसको? IRS-A को। ठीक है, और तीसरी बात है कि आज पर्यावरण की बात करें हम या कृषि की बात करें बाबू, कृषि की बात कर लो आप, आपदा प्रबंधन की बात कर लो, पर्यावरण संरक्षण की बात कर लो, कृषि के क्षेत्र में विकास की बात कर लो, आपदा को मैनेज करने की बात कर लो, बाढ़ भूकंप से रक्षा करने की बात कर लो, समाधान करने की बात कर लो, सूचनाओं। पहले जैसे अभी अभी जस्ट मेरे फोन पे पहले आया भाई गोंडा लखीमपुर खीरी बाराबंकी बहलाइच, इसमें 3 घंटे में बहुत भीषण बारिश होने वाली है, ऐसा मेरे पास व्हाट्सएप पे मतलब कि उस पर डायरेक्ट एसएमएस आया। ठीक है, तो ये सब किसके द्वारा सूचना मतलब कि किसके द्वारा आता है? ये सब किसी के द्वारा, ये रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आता है। याद करो एक समय, याद कीजिए एक समय था, अगले साल का समय था, अगले साल सबके फोन में एक, सबका फोन एकदम से हुआया होगा, कसके मतलब वाइब्रेट किया होगा, हुआया मतलब वाइब्रेट किया होगा। ठीक है, वाइब्रेट किया होगा कैसे? वो सूचना को चेक मतलब कि ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ही था कि भाई आपदा प्रबंधन को लेकर के ही सेट किया जा रहा था। तो वो सब रिमोट सेंसिंग के माध्यम से है। कहीं किसी एरिया में अगर कुछ आने वाला होगा तो उसकी सूचना आपको पहले मिल जाएगी, कोई बड़ी आपदा अगर आने वाली होगी तो। यही चेक किया जा रहा था पिछले साल के नवरात्रि से पहले। ठीक है, ये सिस्टम नगर नियोजन करना हुआ। ठीक है, इन सभी चीजों के लिए सुदूर संवेदन का उपयोग लगातार हो रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। इसका परिणाम भी बहुत अच्छा निकल रहा है, यानी बहुत उपयोगिता इसकी बढ़ गई है आज के भौतिकवादी समाज में। जिधर देखो उधर जो है तू ही तू है, यानी कि सैटेलाइट के द्वारा जो एक चीजें हो रही वो सब वही है, यानी कि जहां पर देखिए जिधर देखिए उधर जो है तू ही तू है, बस समझ लीजिए। यानी कौन? सुदूर संवेदन ही संवेदन है। ठीक है, अब हम समझते हैं दूसरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, उपग्रहों के प्रकार। उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं इसको समझ लीजिए भाई। उपग्रहों के प्रकार को समझने से पहले आप ये जान लीजिए, अगर आप हमारे कोर्स से ज्वाइन होना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हो बाबू। हमसे जुड़ने के लिए आपको 100 रुपए फीस पेमेंट करना होता है। 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर के नाम लिख दीजिए। आप 5th सेमेस्टर में हो तो 5th सेमेस्टर का नाम लिख दीजिएगा। गुरुजी हम 5th सेमेस्टर में, हमारे ये सब्जेक्ट हैं, हम इस यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारा नाम फलाने है। ठीक है, जैसे इतना लिख करके आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक स्कैनर यानी क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। अगर आप कुछ ऑनलाइन माध्यम नहीं यूज करते तो आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हो, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे ही आप फीस जमा करेंगे आपको लाइव क्लास वाले ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, आपको वहां पर वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेगा वहां पर। इसके साथ साथ आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। पीडीएफ नोट्स अब की बार एकदम जबरदस्त तरीके से तैयार हो रहा है। जैसा कि आप क्वालिटी देख पा रहे होंगे वीडियोस में, जिस तरीके की क्वालिटी में बना रहा हूं और सरल से सरल शब्दावलियों का प्रयोग करके मैं चीजों को लिख रहा हूँ। रिमोट सेंसिंग जैसे ये टॉपिक बहुत जटिल टॉपिक है अपने आप में, रिमोट सेंसिंग, इसको मैं इतने सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सोच सकते हो कि जो सरल सब्जेक्ट होंगे उसको मैं कैसे समझाऊंगा। तो पीडीएफ, लाइव क्लास, वीडियो सब मिलेगा आपको। परीक्षा के अंतिम दौरान में मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और मॉडल पेपर रिवीजन क्लास हो गया आपका। ठीक है, रिवीजन क्लास हो गया, मैराथन क्लास हो गया, इन सभी की पीडीएफ नोट्स इसमें सभी यूनिवर्सिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया। अगर आप कुछ भी ना पढ़े, केवल मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास और मैराथन क्लास हमारे पढ़ लेते हैं, तो आप आसानी से कम 70% नंबर ला सकते हैं। परीक्षा चाहे आपकी एमसीक्यूज हो यानी ऑब्जेक्टिव हो, चाहे परीक्षा आपकी लिखित हो, सभी के लिए पूरी तैयारी होगी। तिलक उतरिए, लघु उतरिए, दीर्घ उतरिए,
तुरंत जुड़िए। आप आगे चल करके जियोग्राफी से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ का पेपर देंगे तो उसके लिए भी ये चीजें जरूरी होंगी। जो अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेगी, आपको जानकारी मिलेगी। हमसे आप डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। आगे की रणनीतियां क्या होनी चाहिए, आप क्या करें आगे चल करके, बीए के बाद क्या करना चाहिए, ये सब चीजें आप हमसे डायरेक्टली बात करके समझ सकते हैं। इस तरीके से आपको जोड़ दिया जाएगा। तुरंत एसएमएस कीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें आपके दोनों मेजर सब्जेक्ट की तैयारी और एक आपका जो को करिकुलर है, 3 सब्जेक्ट होंगे। तो एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो दोनों की तैयारी यानी कि 2 पेपर ये और 2 पेपर यानी 4 पेपर की तैयारी कुल मिलाकर के ये, और प्लस में एक को करिकुलर। इसमें आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना है, जो कि बहुत कठिन सब्जेक्ट है अपने आप में। उसको भी सरल भाषा में लगभग उसके 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ी बात होती है। वहीं से क्वेश्चन आएंगे, यानी रीजनिंग और कंप्यूटर पढ़ना है आपको। और वो परीक्षा हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है सभी विश्वविद्यालयों की, तो उसके लिए परेशान ना हो। ये लेक्चर जो हम ले रहे हैं सभी विश्वविद्यालय के लिए वैध है। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय। ठीक है। इसके अलावा आपका जो है चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, मासा कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारे बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ कपिलवस्तु, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय। ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी के लिए भी यह लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। और जितने भी विश्वविद्यालय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत परीक्षा करवाते हैं, उन सभी के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। ठीक है। चलिए तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर, तुरंत हमारे से जुड़ जाइए। ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, उपग्रहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। चलिए इस टॉपिक को समझते हैं भाई। देखिए, सैटेलाइट्स कई प्रकार के होते हैं। सुदूर संवेदन में प्रयुक्त उपग्रहों को उनके कक्षीय प्रकार और उपयोगिता के आधार पर कई श्रेणियों में बांट सकते हैं। कक्षीय मतलब घूमने की दिशा, या फिर स्थिर है, घूम रहे हैं, इसी के हिसाब से। तो पहला आधार है पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह। पहला उपग्रह कौन सा है? ध्रुवीय उपग्रह, यानी कि जो ध्रुव पर स्थित होते हैं, ध्रुव के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है। पोलर माने पोल वाले, जैसे कि ये हो गई पृथ्वी, यहाँ पर ये है आपका नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और ये है साउथ पोल नीचे वाला यानी दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, एनपी और एसपी। ठीक है। यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ये है। ये उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हैं, यानी कि पृथ्वी के यानी कि जो है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से गुजरते हैं, और पृथ्वी के हर हिस्से की विस्तृत जानकारी देते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से गुजरेगा पृथ्वी के नॉर्थ पोल से, या फिर निकलेगा तो पृथ्वी के इधर का हिस्सा पूरा कवर कर लेगा, और पीछे इसकी पृथ्वी के पीछे वाला हिस्सा भी कवर कर लेगा। ठीक है। ये कवर कर लेता है। उदाहरण जैसे कि ये कौन सा होता है पोलर उपग्रह, यानी कि ध्रुवीय उपग्रह, जैसे कि लैंडसैट जो सीरीज है, लैंडसैट 1, 2, 3 इस तरीके से चलता है। लैंडसैट 1, लैंडसैट 2, लैंडसैट 3, ये जो श्रृंखला लैंडसैट की पूरी, वो सारी की सारी श्रृंखला आपकी ध्रुवीय उपग्रह में आती है, यानी कि वो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स है। IRS सीरीज, जितने भी IRS 1, 2, 3 इस तरीके जो श्रृंखला चली है, वो पूरा का पूरा पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स में आता है। इसका काम क्या होता है? कृषि के बारे में निगरानी रखना, कृषि के बारे में जानकारी देना, पर्यावरण सुरक्षा के बारे में ध्यान रखना, और वन क्षेत्रों की निगरानी रखने के लिए इस प्रकार के कृत्रिम उपग्रह ऊपर छोड़े जाते हैं, जो कि इन पर निगरानी रखते हैं। कहां पर? वन क्षेत्रों पर, पर्यावरण पर और कृषि पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये होते हैं आपके पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स। दूसरा सैटेलाइट कौन सा होता है? दूसरा सैटेलाइट होता है भैया, दूसरा सैटेलाइट का नाम है, क्या नाम है? भू स्थितिक उपग्रह, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, यानी जो पृथ्वी पर स्थित है, भू स्थित है। ये उपग्रह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ऊपर एक ही स्थान पर स्थिर प्रतीत होते हैं, यानी कि ये एक ही स्थान पर क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं। और ऐसा प्रतीत भी होता है कि वो इकट्ठा स्थिर है भूमध्य रेखा के ऊपर। भूमध्य रेखा मतलब क्या होता है? जैसे पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी के बीच की रेखा है, यानी 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी की जो रेखा होती है, इसी को एक प्रकार से भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? भूमध्य रेखा बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? भूमध्य रेखा इसी को कहा जाता है। पृथ्वी के बीच यानी पृथ्वी को एकदम बीच से काटने वाली वह रेखा, जो कि एक प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश से होकर के जाती है, उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इसी के ऊपर स्थित होती है। ये प्रति 24 घंटे में पृथ्वी के साथ साथ समान गति से घूमते रहते हैं। ऐसे सैटेलाइट भूमध्य रेखा पर होते हैं। पृथ्वी जैसे 24 घंटे में घूमती, पृथ्वी का सूर्य चक्कर लगाती है। एक चक्कर पृथ्वी सूर्य का लगाती है 365 दिन में वैसे, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन में 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूम लेती है। ऐसे पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे? देखिए, पृथ्वी में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, 1 मिनट रुकेंगे। देखिए, पृथ्वी है अपनी, ठीक है, क्या है ये?
ये पृथ्वी है। ये इसका अक्ष क्या है? इसका अक्ष ये है। इसका अक्ष क्या है बेटा? इसका अक्ष को मिलाकर के क्या है बेटा? इसका अक्ष ये है, ठीक है। ये इसका अक्ष ये है, यहाँ पर ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री इस तरफ झुकी हुई, 23.5 डिग्री कोण। अगर ये अक्ष है, यहाँ से एक रेखा खींचे यहाँ और एक रेखा ऊपर जा रही, तो 23.5 डिग्री का कोण बनेगा इसके बीच में। 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर झुकी हुई है ना। अब यहाँ पर क्या है, पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है। पहली गति कौन सी? आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा था, इस तरीके से ये घूर्णन गति कर रही है, यानी कि ये अपने अक्ष पर ये घूम रही। पृथ्वी क्या कर रही है? अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है। पृथ्वी क्या कर रही है बेटा? अपने अक्ष पर घूम रही है। इससे क्या हो रहा है? घूमने से दिन और रात हो रहा है। मान लेते सूर्य यहाँ पर टिका हुआ है, अब पृथ्वी ऐसे से घूम रही, तो यहाँ से फोकस यहाँ पर पड़ रहा है, फिर ये ऐसे और घूमी, तो यहाँ पर दिन रात ऐसे से होते चले जाएंगे। यानी इसीलिए अमेरिका में रात और यहाँ पर जब दिन होता है इस तरीके से, ठीक है। समझ रहे हैं ना चीजों को? अब यहाँ पर और समझे। अब ऐसी सी गति पृथ्वी तो कर ही रही है, साथ ही साथ में वो सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, सूर्य को भी घूम रही है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये इस तरीके सूर्य का चक्कर भी, यानी घूर्णन भी करती है और परिक्रमा भी करती है सूर्य भगवान की। इस तरीके से भूमध्य रेखा क्या है? यहाँ पर एकदम से भूमध्य रेखा है ये वाली। यहीं पर क्या है? सैटेलाइट ऊपर टांग दिया गया है, और जैसे जैसे पृथ्वी ऐसे घूम रही है, अब मान लेते हैं सैटेलाइट, मान लेते हैं मैं, ये कोई सैटेलाइट है ये वाला। अब ये रिमोट सैटेलाइट है। अब पृथ्वी जैसे जैसे घूम रही है ऐसे ऐसे, ये देखिए सैटेलाइट भी उसी के साथ साथ ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। ये पृथ्वी भी, मतलब पृथ्वी जैसे जैसे घूमेगी ऐसे सैटेलाइट भी उसी के साथ, उसी के दिशा में, उसी की गति से घूमता रहेगा। और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? इस तरीके से ये उपग्रह होता है, जो मैंने आपको बताया था। इसी को बोलते हैं भूस्थितिक उपग्रह, ठीक है। समझ में आ गया बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण जैसे कि आप देखते हैं इनसेट, जितने भी इनसेट 1, इनसेट 2 ये श्रृंखला आई है, वो ऐसे ही है, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी भूस्थितिक उपग्रह हैं, जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर एक ही स्थान पर स्थिर प्रतीत होते हैं। और वह प्रतीत इसलिए होते हैं क्योंकि वो पृथ्वी की गति के साथ साथ घूमते रहते हैं और एक ही बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके उसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। क्लियर? उपयोग क्या है इनका? मौसम का पूर्वानुमान लगाना, संचार और टेलीविजन प्रसारण करना। जो टेलीविजन जो जितना भी आता है टीवी पर, सैटेलाइट मतलब टीवी पर आता जो नहीं है आपका, तमाम लाइव प्रसारण हो गया, या फिर कोई न्यूज चैनल का हो गया, फिर कोई पिक्चर उच्चर आती है, वो सब आप देखते हैं। टेलीविजन प्रसारण, संचार, मौसम का पूर्वानुमान, यही ग्रह बताता है। कौन सा? ही उपग्रह, भूस्थितिक उपग्रह बताता है। तीसरा उपग्रह होता है कॉमन सैटेलाइट, या सॉरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब संचार उपग्रह। ये उपग्रह सूचना प्रसारण और टेलीफोन, इंटरनेट आदि सेवाओं के लिए प्रयोग होते हैं। ये बेसिकली जो होते हैं, ये केवल इंटरनेट देने के लिए, या फिर जितने भी मोबाइल फोन के संचार है, बातचीत करने का साधन है, जो आपका ये होता है, टावर वगैरह लगा होता है। टावर पर बात कैसे होती है? जैसे आप पहले फोन मिलाया, आपने कहा हेलो, जैसे फोन आपने मिलाया थे नंबर डाल करके, हेलो बोला। अब यहाँ से हेलो आपने बोला, तो ये मशीन जो है आपका फोन, इसमें जो सिस्टम लगा, सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर कनेक्ट किसको करता है? ये सेंसर कनेक्ट करता है बेटा किसको? आपके नजदीकी टावर को। अब वो टावर जो होता है, तुरंत जो है वो टावर दूसरे एरिया के, जहां पर आपने नंबर मिला, उस टावर को ढूंढता है। वहां पर पहले आपके फोन से टावर के नजदीकी पहुंचता है जो है आपका सिग्नल। अब वो टावर तुरंत जो है सैटेलाइट तक वो सिग्नल पहुंचाता है। वो सैटेलाइट जो होता है, उस जिस एरिया में आपने नंबर लगाया, उस एरिया में जो है, उस एरिया में जाकर के वो पहुंचता है, यानी उस एरिया के टावर तक पहुंचाता है सैटेलाइट। और फिर उस टावर जो होता है, वो टावर उस जो है नंबर तक पहुंचता है। यानी कि इतने देर में, जब तक आप हेलो बोलते, उधर से हेलो आता है, इतने देर में इतने लंबे प्रोसेस होता है। अब आप सोच सकते हैं कितना लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। यही चीज होता है, यानी कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, संचार उपग्रह होते हैं, जो कि केवल बातचीत करने, नेट चलाना, इंटरनेट चलाना, वीडियो कॉल वगैरह करने के लिए लगाए गए हैं, ठीक है। उदाहरण जी सेट का जितने भी सीरीज है, जी सेट 1, 2, 3, इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका। और इसके अलावा इंटेल सेट और जी सेट, इनकी पूरी श्रृंखलाएं जो है, ये आपके संचार उपग्रह होते हैं। अगला उपग्रह क्या होता है आपका, लिख लीजिएगा। चौथा उपग्रह आपके होते हैं, सैटेलाइट होते हैं कृत्रिम उपग्रह, वेदर सैटेलाइट, जो मौसम के बारे में बताते हैं। मौसम उपग्रह या पृथ्वी के वायुमंडल और मौसम की जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे कि इनसेट 3D हो गया, ठीक है। इसके अलावा नोवा सीरीज, जितने भी नोवा 1, 2, 3 ये सब आई है, वो सब आपके मौसम से संबंधित और वायुमंडल में जो गतिविधियां होती हैं उनके बारे में पूरी जानकारी हमको देते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखते हैं, इसके साथ साथ अगला जो है आपका, अगला है अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड सैटेलाइट, यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जो पृथ्वी पर केवल नजर रखता है पृथ्वी की गतिविधियों को देखने के लिए, ठीक है। पृथ्वी की सतह कैसी है, पृथ्वी पर जल, वन, बर्फ और खनिज की जानकारी देने के लिए ऐसे उपग्रह लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आप देखते हैं
जितने भी मतलब कि कॉर्टोसेट है इतना पूरा, कार्टोसेट 1 2 3 ये सब पूरा का पूरा आपका ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान। इसके अलावा आपका देखते हैं, इसके अलावा दूसरा आपका है रिसोर्स सेट हो गया, और आपका जो है कार्टोसेट हो गया। दोनों का दोनों जो है ये पृथ्वी को ऑब्जर्वेशन करते हैं, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इस तरीके से उपग्रह के प्रकार आपने समझ लिए। अब इससे मतलब कि निष्कर्षतः आप कह सकते हैं कि सुदूर संवेदन का विकास एक तकनीकी क्रांति रही है, जो अब जीवन के लगभग हर क्षेत्र में उपयोगी हो रही है। सुदूर संवेदन उपग्रह के विभिन्न प्रकार हमें पृथ्वी की निगरानी और संसाधनों के प्रबंधन में बहुमूल्य सहायता प्रदान करते हैं। भारत इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है, लगातार इस पर इन्वेस्टमेंट कर रही भारतीय सरकार, और वैश्विक स्तर पर अपनी सुदृढ़ उपस्थिति भारत दर्ज कर चुका है रिमोट सेंसिंग के मामले में। तो रिमोट सेंसिंग आज केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक लाइफ बन चुका है, पूरे का पूरा जीवन बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख करके रिमोट सेंसिंग का पूरा विकास उसका समझ सकते हैं। और रिमोट सेंसिंग का जो आधार होता है सैटेलाइट्स, उस सैटेलाइट्स के प्रकार आपने देख लिया। इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर 2 समाप्त हुआ। इकाई संख्या 1 यहीं पर समाप्त हो जाती है। इकाई संख्या 2 में आगे चल करके हमको और भी चीजें पढ़नी है। इकाई संख्या 2 में क्या पढ़ेंगे बेटा? इकाई संख्या 2 में हम लोगों को आगे पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसके अलावा स्पेक्ट्रल रीजन्स एंड बॉन्ड्स, इसके अलावा स्टेज और प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। स्टेजेस एंड प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग दूसरे चैप्टर में यानी 2 लेक्चर्स के माध्यम से आपका यूनिट नंबर 2 भी हम समाप्त कर देंगे। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। बहरहाल यहाँ पर आप चैप्टर 2 के एमसीक्यूज देख लीजिए। 15 एमसीक्यूज मैंने तैयार किए हैं, जो कि सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, आप देखिएगा बेटा। पहला प्रश्न, सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग की प्रारंभिक शुरुआत कब मानी जाती है? रिमोट सेंसिंग की प्रारंभिक शुरुआत कब मानी जाती है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मानी जाती है। किस दौरान बेटा? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मानी जाती है रिमोट सेंसिंग की शुरुआत 1914 से 18 के बीच में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय हवाई फोटोग्राफी के माध्यम से सैन्य निगरानी की गई, जो सुदूर संवेदन की प्रारंभिक विधि मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, सैटेलाइट आधारित सुदूर संवेदन की शुरुआत कब हुई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 1957, 1960, 1972 या 1980? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1972 इज राइट आंसर, सी ऑप्शन 1972। ठीक है, यानी कि 1972 में लैंडसैट 1 यूएसए के द्वारा नहीं अमेरिका के द्वारा लॉन्च हुआ, जिसे आधुनिक उपग्रह सुदूर संवेदन की शुरुआत माना जाता है। तीसरा प्रश्न आप देखिएगा। तीसरा प्रश्न आ चुका है, भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? उसका नाम है भास्कर 1। ठीक है, भास्कर 1 जो है पृथ्वी को अवलोकन करने वाला पहला उपग्रह है। ठीक है, भास्कर 1 को 1979 में लॉन्च किया गया था, जो पृथ्वी की सतह का डेटा एकत्र करने वाला भारत का पहला प्रयोगात्मक उपग्रह था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। भारत के IRS उपग्रह श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा है? वो है IRS 1A। IRS 1A यानी कि जितना भी श्रृंखला है, कई IRS 1B ऐसे करके। ठीक है, IRS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को शॉर्ट फॉर्म में IRS कहा जाता है। श्रृंखला का पहला उपग्रह 1988 में लॉन्च किया गया था इसका, जिसका नाम है IRS 1A। 5वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, एरियल फोटोग्राफी जो वायविक फोटोग्राफी होती है, किस युग में सर्वप्रथम शुरू हुए? ये बैलून से, बिल्कुल बैलून से पहले शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका विकल्प यानी बैलून गुब्बारे से शुरू हुआ था। ठीक है, 1858 ईस्वी में। ठीक है, गैस्पार्ड फेलिक्स टोर्नाचोन ने पहली बार बैलून से पेरिस शहर की तस्वीरें ली थी, बैलून से गुब्बारे के माध्यम से 1858 में, गैस्पार्ड फेलिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भू स्थितिक यानी जियो स्टेशनरी नहीं है? इनमें से देखिए, इनसेट आपका है। ठीक, इसके अलावा आपका मेटोइसेट है, ये भी है आपका। ठीक है, GOES ये भी है। IRS फर्स्ट ये नहीं है, डी ऑप्शन इसका लग जाएगा, ये नहीं है डी वाला। क्यों नहीं है? क्योंकि IRS श्रृंखला के उपग्रह ध्रुवीय कक्षा यानी पोलर ऑर्बिट में होते हैं, जबकि इनसेट श्रृंखला भू स्थितिक कक्षा में होते हैं। ठीक है,
तो IRS जो होता है मतलब इनसेट जो होता है किसमें होता है, भूस्थितिक कक्षा में होता है इनसेट जो होता है। और IRS जो होता है ये IRS 1C जो होता है ये एक भूस्थितिक उपग्रह नहीं होता है, यानी कि ये एक प्रकार से ध्रुवीय कक्षा में यानी ऑर्बिटिक उपग्रह होता है, ऑर्बिटिक होता है। ठीक है, ध्रुव यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल को देखता है। भूस्थितिक उपग्रह कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है, भूस्थितिक उपग्रह कितनी ऊंचाई पर होता है बेटा, 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है भूस्थितिक उपग्रह, जो कि मौसम के बारे में जानकारी देता है। यह उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन के साथ मेल खाते हैं और लगातार एक ही स्थान पर बने रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका 8वां नंबर प्रश्न है, ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमा करने वाले उपग्रह क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, संपूर्ण पृथ्वी का कवरेज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, संपूर्ण पृथ्वी का कवरेज देते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी के दोनों ध्रुवों से के ऊपर गुजरते हैं और समय समय पर पूरे पृथ्वी की छवि लेते रहते हैं कि पृथ्वी कैसे दिखती है ऊपर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, कार्टोसैट उपग्रह का प्रमुख उपयोग क्या होता है, इसका प्रमुख उपयोग क्या होता है, संचार करना, मानचित्रण और सही नियोजन करना, मौसम विश्लेषण करना या समुद्री निगरानी करना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मानचित्रण और सही नियोजन करना, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए, कार्टोसैट उपग्रह उच्च रेजुलेशन वाली चित्रों के लिए उपयोग किए जाते हैं जो नगर नियोजन, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण आदि में मददगार होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 10वां नंबर प्रश्न आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। प्रश्न आ चुका है 10 नंबर, निम्न में से कौन सा उपग्रह ध्रुवीय कक्षा यानी पोलर ऑर्बिट में परिक्रमण करता है, कौन सा उपग्रह ध्रुवीय कक्षा यानी पोलर ऑर्बिट में परिक्रमा करता है, तो IRSD करता है, IRSD 1D करता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, IRS जितनी श्रृंखला है अधिकतर उपग्रह पोलर ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं ताकि वैश्विक कवरेज मिल सके, पूरी पृथ्वी के बारे में जानकारी मिल सके। अगला क्वेश्चन आ चुका है 11 नंबर, सुदूर संवेदन की आधुनिक परिभाषा में नॉन कांटेक्ट का क्या तात्पर्य है, नॉन कांटेक्ट मतलब बिना उपग्रह के कार्य, डेटा प्राप्त करना बिना बिना संपर्क के या बिना सीधे संपर्क के, कंप्यूटर से डाटा भेजना बिल्कुल भी नहीं, मोबाइल से निगरानी रखना नहीं, बिना उपग्रह के कार्य भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, डेटा प्राप्त करना बिना सीधे संपर्क के, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन, डेटा प्राप्त करना बिना सीधे संपर्क के। ठीक है, सुदूर संवेदन ऐसी तकनीक है जिसमें हम वस्तुओं की जानकारी दूर से बिना छुए प्राप्त कर सकते हैं, ये चीजें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत की उपग्रह संस्था इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1969 बी ऑप्शन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 13 नंबर, देखेंगे, इनसेट श्रृंखला का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए होता है, इनसेट श्रृंखला का उपयोग जो होता है संचार और मौसम की निगरानी रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, जिन बच्चों ने लगा दिया बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, इनसेट उपग्रह भारत की मौसम रिपोर्टिंग, टीवी प्रसारण और संचार नेटवर्क को संभालते हैं और इसमें एक प्रकार से मदद भूमिका निभाते हैं, मतलब की इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, लैंडसैट श्रृंखला किस देश द्वारा संचालित है, लैंडसैट श्रृंखला जो है अमेरिका का सैटेलाइट श्रृंखला है, अमेरिका इसको संचालित करता है। अमेरिका का नासा संगठन लैंडसैट श्रृंखला को नियंत्रित करता है जो सुदूर संवेदन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा, लैंडसैट जो श्रृंखला है ये एक कृत्रिम उपग्रह है जो कि हमको जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है, एजुसैट किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, एजुसैट जो होता है ये शिक्षा प्रणाली के लिए बनाया गया, एजुसैट शिक्षा प्रणाली को सहायता देने के लिए एजुसैट जो है ये कृत्रिम उपग्रह का निर्माण किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी एजुसैट भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह था जिसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाना था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपने तमाम प्रश्नों को समझ लिया और आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 2 पूरा मैंने विस्तार से बताया। अब चैप्टर नंबर आपका 3 नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 3 नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 3 नहीं बल्कि यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 आएगा, फिर यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 आएगा, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 ऐसे करके, ताकि जो है आप आसानी से पढ़ते रहें। हमारे क्लास में जुड़ने के लिए तुरंत एसएमएस कीजिए 9161 93 60 62 पर। ठीक है, पूरी जानकारी मैंने वीडियो के बीच में ऑलरेडी बता रखी है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो, यानी फिफ्थ सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। गुरुजी हमको 100 रुपए वाला कोर्स लेना है, लिखिएगा क्या, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और किस सेमेस्टर में है। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर लिखिएगा
और भेजिएगा। जैसे आप भेजेंगे वो आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। आप नहीं चलाते तो किसी दूसरे से, अपने भाई से, पिताजी से या किसी दूसरे से करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ जाएगा, लाइव क्लास वाले से पीडीएफ नोट्स मिलेगा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलता रहेगा। बहुत ही बारीकी के साथ आपको चीजें समझाई जाएंगी, बहुत ही बेटर अंदाज में सब कुछ आपको मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, दोनों मेजर सब्जेक्ट और को करिकुलर सब्जेक्ट पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। माइनर का पेपर तो आपका होगा ही नहीं 5th सेमेस्टर में, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।